जो केवल अपने लिए कार्य पे व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, वो एक मानव के रूप में हुआ। जो उस व्यवस्था पे विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। लेकिन जो उस स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ के भाव के साथ कार्य करता है, वही महामानव हुआ। और ये तीन जो श्रेणियां हैं, ये तीन श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही। अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बहुत सा बड़ी चर्चा की और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। यह अच्छी बात है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप में से खन्ना जी में कौन ज्यादा बुजुर्ग है यह तय कर पाना थोड़ा, हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, साथ ही रहे। 11-12 साल का अंतर है आपका। नहीं, खन्ना जी को अभी नहीं किए, खन्ना जी तो अभी स्वास्थ्य सक्रिय है। खन्ना जी तो अभी आप चाहें तो उनसे, मैं तो शिवपाल जी से कहूंगा एक बार 500 मीटर की दौड़ में दोनों खड़े हो जाइए। लेकिन नेता प्रतिपक्षों इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था, इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी, सरकार की व्यवस्था होती है, व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है भारत के अंदर, अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है।
और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं, महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। भारत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले और भारत की सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रखने वाले सभी पंथ और संप्रदायों को पूरा सम्मान करते हैं। बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ये डबल इंजन की ही सरकार है कि 26 दिसंबर की तिथि, ये डबल इंजन सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में घोषित की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों की शहादत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने। और पहली बार हुआ है जब गुरु वाणी का पाठ मुख्यमंत्री आवास पर निरंतर हो रहा है। यह पहली बार हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के प्रति भी हमारे मन में अथाह श्रद्धा है, सम्मान का भाव है। जैन तीर्थंकरों के प्रति भी हमारे मन में वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। सिख परंपरा के प्रति भी वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। कबीरपंथी हो, रविदासी परंपरा हो, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा हो, या भारत के अंदर जन्मी हुई हर उस उपासना विधि का जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ता है, उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। लेकिन महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की, मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या था? दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है।
आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे, जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन सभी आयोजनों को अपने अनुसार आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और ये हमारे लिए तो गौरव का विषय होना चाहिए कि गत वर्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, उसको भी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया अयोध्या के प्रति लालायित थी। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन आया। महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या को, काशी को नजदीक से देखने का भी अवसर आम जन को प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि ये दो महाआयोजन, अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान होना, महाकुंभ का आयोजन या उत्तर प्रदेश की दिश से और भारत की दिश से, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिश से, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी दिश से, ये मील के पत्थर साबित होने वाले हैं भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए और भारत की आर्थिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह पूरे आयोजन के प्रति लोगों के मन में जो भाव आया है, वह भाव राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाला भाव है। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ है? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। और इसीलिए जब इस संबंध में मैं यहां पर अपनी बात को कह रहा हूं, महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने, जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा।
हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हो, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। महोदय, यह वर्ष भारत के संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के शिल्पी के रूप में जो कार्य किया गया था, वह संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के सभी संविधान निर्माताओं के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि का क्षण भी है और विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आप समाजवादी कब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने लग गए? आप लोगों ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम ही बदल दिया था। तब याद नहीं आई बाबा साहब की? याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया ने कहा था कि अंबेडकर जी के नाम पर और अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पर जो भी स्मारक बने हैं, इनको तोड़ करके मैरिज हॉल बना देंगे। क्या यह सच नहीं है?
क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बल्कि मान्यवर कांसी राम के नाम पर लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया था। और खैर, गेस्ट हाउस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तो चर्चा ही क्या करनी है। महिलाओं के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? महापुरुषों के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है? अब देखिए, जिसको दुनिया ने देखा है, जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, उसको कहीं से भी क्लीन चिट मिल जाए, कभी उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, कभी नहीं छुटकारा पा सकते हैं। और दुनिया ने देखा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के इस आचरण से तो हर सभ्य समाज हमेशा व्यथित रहा है। आप किस बात की बात करते हैं? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक इंटरनेशनल सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लखनऊ में कर रही है। 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की दिवस के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संत रविदास जी की परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए काशी के क्षीर गोवर्धन को सुंदरीकरण करने की योजना का काम भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महर्षि वाल्मीकि कि पावन तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में सुंदरीकरण करने का कार्य यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। महाराज सुहेल देव को विजय स्तंभ स्मारक बहराइच में यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। निषाद राज गुह का स्मारक और भगवान राम के साथ उनकी 56 फुट ऊंची प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम भी यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, आपने 4-4 बार रह करके किया क्या था? आप कर क्या रहे थे? आप तो अवसरवादिता दिखाते रहे, कभी सपा के साथ, कभी सपा कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, और फिर जैसे ही अवसर आया उसमें उनके साथ फिर धक्का मुक्की करके बाहर निकल गए। ये लगातार करते रहे, और इसीलिए यह एक अवसर है हमारे पास। पहली बार अभी बजट पे चर्चा होगी, हम बताएंगे। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं लागू किए जाने के, हो चुके हैं। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है, और उनके प्रति भी पुण्य स्मरण करने का एक अवसर है। सरकार एक बड़ी व्यवस्था उनके नाम पर घोषित करने जा रही है। संत कबीर के नाम पर भी हमारी सरकार एक योजना लेकर के आई है, संत रविदास के नाम पर भी लेकर के आई है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही बताया। सरदार पटेल के नाम पर भी हमारी सरकार करने जा रही है। अंबेडकर गांव अनुसूचित जातियों का चयन करके सबसे ज्यादा विकास पहले वही कराए थे। महोदय, यही नहीं, यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन का यह महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष भी है। काकोरी ट्रेन एक्शन देश की स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, और यह उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का अवसर है। और हमारी सरकार इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ
आयोजित करने के लिए कार्य कर रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार पिछले 7.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश की पहचान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के तत्काल बाद, और उसके उपरांत सरकार गठन होने के बाद ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के आयोजन के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन 24 जनवरी 1950 से लेकर के 24 जनवरी 2017 तक कभी भी उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया गया। पहली बार 24 जनवरी 2018 को हमारी सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल से रामनाईक जी के आग्रह पर हम लोगों ने इस आयोजन को भव्यता के साथ आगे मनाया। लेकिन इस आयोजन के साथ हमने बहुत सारी चीजों को जोड़ने का काम भी किया। हर बार के आयोजन के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना जो उत्तर प्रदेश को पहचान दिला सके। और पहला आयोजन था जिसमें हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लॉन्च किया था। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाए हों, ये पहले से चले आ रहे थे, लेकिन लुप्त प्राय से हो गए थे, इनको पहचान समाप्त हो गई थी। जैसे आपने काला नमक चावल की बात कही, ये काला नमक चावल कहते हैं भगवान बुद्ध का प्रसाद है। भगवान बुद्ध के समय में इसकी उत्पत्ति होती है, और भगवान बुद्ध ने के समय से ये चावल है, बहुत उसकी खुशबू है। वो अलग विषय है कि आप अकेले खा जाते हैं, शिवपाल जी को नहीं खिलाते हैं। कभी खिला दीजिए, उनको भी बुला दीजिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा लाए गए चावल का जरूर हम स्वाद लेंगे। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं खन्ना जी को भी खिलाऊंगा। लेकिन यह है कि खन्ना जी के अनुसार डाइट लेके आएंगे आप। महोदय, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है, और देश के अंदर परंपरागत उत्पाद को कैसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसके ब्रांड के रूप में कहीं देश के अंदर और दुनिया के अंदर चर्चा होती है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की योजना की चर्चा होती है। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपने सिद्धार्थनगर की जो बात कही है कि वो काला नमक चावल के लिए इतना पैसा लिया गया, इतना उसमें सब्सिडी सरकार से मिली है, वो ये घटना नहीं है। ये मामला है खेसरा ब्लॉक की एक एसपीबी में, ये एफपीओस है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर चलाने के लिए वहां पर 20 व्यक्तियों की, एक व्यक्ति नो बल्कि एक समूह को ये पैसा दिया गया है। व्यक्ति नहीं है, वो समूह है। एफपीओ जिसको कहते हैं, किसान उत्पादक संगठन है ये, और किसान उत्पादक संगठन को ये पैसा दिया गया है जिससे काला नमक चावल की वो ब्रांडिंग कर सके, उसको प्रमोट कर सके, और किसानों के साथ जोड़ करके फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए एक सेंटर बना सकें, और वह कार्य करेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत देर नहीं, चिंता मत करिए, सब होगा, अपने अनुसार चलेगा। कुछ तो हुआ है। अरे आप इतने वरिष्ठ हैं, अब तक काला नमक चावल की याद नहीं आई, खाते जिंदगी भर रहे, लेकिन काला नमक चावल को पहचान हमारी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। और पाणे जी वही कह रहे हैं ना, तो ये एफपीओज है, और ये हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दे करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसको एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार के प्रोडक्ट चाहिए उस दिशा से वो सेंटर बनाया गया है, और वह उस पर कार्य करना प्रारंभ किया है, वो कार्य भी करेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने अयोध्या के बारे में भी कहा। अयोध्या में आप लोगों की परेशानी को मैं समझ सकता हूं।
आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना एक समाजवादी से इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह, हमने कहा था कृष्ण की एक बहुत भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी। तो आपके यहां से आया था कि आप लोग भी दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे। तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था न होना ये डॉक्टर लोहिया को भी झुठलाने जैसा है। याद करिए डॉक्टर लोहिया ने भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बारे में किन विचारों को उद्धृत किया था। और मुझे लगता है कि यही दिखाता है कि आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर पा रहे हैं और न सच्चे समाजवादी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। अयोध्या के बारे में आपकी चिढ़ स्वाभाविक है, क्योंकि पहले अयोध्या में क्या होता था किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या एक काम हो गया होता? वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते, इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते? लेकिन आप लोग पहले दिन से हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पे विश्वास नहीं किया। और अयोध्या के अंदर 1700 करोड़ रुपए से अधिक केवल हमने कंपनसेशन पे खर्च किया। और आपने माझा, जो आपने वहां की जमारा की बात की, तो वह 14 गांवों के संबंध में है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना द्वारा शूटिंग के लिए उस लैंड को अधिसूचित किया गया था, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसको डिनोटिफाई हमने किया है, क्योंकि वह लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, न्यूट्रल लैंड थी, प्राइवेट लैंड है जहां खरीद फरोख्त तो हो सकती है लेकिन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। और वहां पे हमने मंदिर म्यूजियम के लिए उस लैंड को लिया है कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने मंदिर हैं उन सब की शैली का एक म्यूजियम वहां पे बनने वाला है, जिससे दुनिया देखेगी कि कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। और अयोध्या में कोई आएगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उसको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए डी नोटिफाई किया है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया है। ये कहना कि इसको किसी को दे दिया है, मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात होगी और ये तथ्यों को शरारतपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ करने वाली स्थिति होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश के पहले दिवस पर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना घोषित की थी। दूसरी योजना हमने 19 में घोषित की थी, 24 जनवरी 19 को, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, भारत के हस्तशिल्पियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए। हमारा गांव, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की जो बात की थी,
ये भारत के गांवों की ही व्यवस्था को लेकर आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के सरकार पर कम आश्रित था, या आश्रित था ही नहीं, आपस में मिलकर के ग्राम व्यवस्था को संचालन करता था। और पहले तो ऐसे होता था, जब ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होते थे, पानी जी आप तो जानते हैं कि गांव की व्यवस्था अपने आप चलती थी, अपने आप चलती थी। गांव में सम्मानित कोई वरिष्ठ व्यक्ति को लोग ग्राम प्रधान बना करके उस व्यवस्था को चलाते थे, उसकी बात को मानते थे, वह भी एक अभिभावक के रूप में काम करता था, पूरी व्यवस्था को लीडरशिप देता था, गांव के सारे मामलों का निस्तारण वही होता था। गांव का हर व्यक्ति गांव में रहता था, लेकिन गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन कोई भूखों भी नहीं रहता था। यह हमारा आदर्श गांव था। और उस व्यवस्था के तहत हमारे गांव में भी हस्तशिल्पी हुआ करते थे, शहरों में भी तमाम हस्तशिल्पी हुआ करते थे। कोई नाव का काम करता था, कोई मोची का काम करता था, कोई हलवाई का काम करता था, कोई दर्जी का काम करता था। कोई पैसा नहीं था, लेकिन राशन के आधार पर लोग एक दूसरे की व्यवस्था का संचालन करते थे, और पहली बार उनके श्रम को सम्मान मिला। हमारी सरकार ने उन्हें आज पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। हमने 19 में इस स्कीम को लागू किया था और 16 कैटेगरी तय की थी, जिसमें हम लोगों ने राजमिस्त्री से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, नाव से लेकर के, लोहार से लेकर के सभी हस्तशिल्पियों को पहचान करके इनकी निश्चित ट्रेनिंग कराना, इनको टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाना, और फिर इनके प्रोडक्ट को या इनको सस्ते में लोन और ब्याज वहां पे लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ जोड़ करके इनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान है। 2020 में 24 जनवरी के दिन, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, हम लोगों ने घोषित किया था मिशन शक्ति का अभियान महिला सशक्तिकरण के अभियान के साथ जुड़ा था, जिसमें महिला सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और स्वावलंबन भी है। उनके रोजगार के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा का भाव पैदा हो, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया था। 2021 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अंदर घोषित किया था महिला, युवा, किसान, सबका विकास और सबका सम्मान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया था, युवाओं को फोकस करते हुए। 2022 में हम लोगों ने अमृत महोत्सव, वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के साथ इसको जोड़ा था, जिसमें हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मारक को भव्य स्वरूप देना, उसके सुंदरीकरण की योजना करना, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव करना, और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। 2023 में निवेश और रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। निवेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके 60 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हम नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं उनके माध्यम से। इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और 2024 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम को, श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, इस कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके वर्ष भर इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और 2025 में 24 जनवरी के दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की है। यह युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी तैयार करने का है, जिसमें कोई भी नौजवान अगर वह कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है तो पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, यानी उसका जो भी ब्याज होगा वह सरकार देगी। और इस योजना में सरकार उसे सहयोग भी करेगी, अतिरिक्त सहयोग भी करेगी। यह एक योजना प्रारंभ की है और उसकी सफलता इसी में आप लगा सकते हैं कि 24 जनवरी को हम लोगों ने इसे लागू किया। आज ठीक 1 महीना हो रहा है। 96,000 से अधिक एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 25,000 से अधिक लोगों ने इस पे अब तक उनके लोन सैंक्शन हो चुके हैं। 6,000 को वितरित भी हो चुका है। बैंकों से 15-16 हजार स्वीकृत भी हो चुका है। यानी यह उसकी सफलता का एक राज है।
और यह स्कीम इस वर्ष हम लोगों ने स्वीकृत की है। और यह सफल इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करता था, आज पलायन नहीं करता है। आज अपने प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में कर रहा है। और उसी स्कीम के तहत हम लोगों ने इस योजना को यहां पर लागू किया है और यह योजना उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। आप लोगों को कुछ शब्द आप लोगों के ऐसे रटे रटाए हैं जिसको आप हमेशा बोलेंगे ही, जैसे यानी जो मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे, वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया, यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है। और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे, उनकी जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आपके अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही, गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। लेकिन अगर भारत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई स्कीम लागू करने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि यह स्कीम बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं 2014 से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 56 लाख गरीबों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 वर्ष में पहले यानी 14 से लेकर के 2017 मार्च 17 तक उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, कोई मकान नहीं आवंटित किया, क्योंकि गरीब आपकी प्राथमिकता में नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने 3.25 करोड़ लोगों को, 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। आप लोगों ने 2.5 वर्ष में यानी बहुत कम संख्या में टॉयलेट बनाए थे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं थी, आप लोगों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। वन्य गांवों को आजादी के बाद भी जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया था, उन्हें मतदाता नहीं बनाया गया था, उनका शोषण होता था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, कोई स्कूल नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, राशन कार्ड की सुविधा नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि 2017 में हमारी सरकार आई, हमने 56 से अधिक ऐसे गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्हें मतदाता भी बनाया, राशन कार्ड भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का काम किया। भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति रहती है। चित्रकूट, मिर्जापुर में कोल जाति के लोग रहते हैं। भगवान राम के समय से उनका इतिहास जुड़ा हुआ। चेरो, गोड़ और अन्य जातियां आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली इन जनपदों में रहती है। सहरिया बुंदेलखंड में रहती है, झांसी में, झांसी ललितपुर में। कोई स्कीम आपके पास नहीं थी। मुसर, कुशीनगर से लेकर के महाराजगंज, कुशीनगर से लेकर के आपके सोनभद्र तक एक बड़ी आबादी निवास करती थी। हैंड टू माउथ थे, कुछ भी नहीं था।
न राशन कार्ड था, न जमीन का पट्टा था, न झोपड़ी ही थी। इस युग में भी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को जमीन के पट्टे देकर के एक एक आवास देने का काम किया गया। इन सभी को सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आप गरीबों की बात करेंगे, पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को जहां पर मकान वहीं पे उसका जमीन का पट्टा मिले, यह पहली बार हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। और यूपी 2 करोड़ में से 1 करोड़ अकेले यूपी में हमारी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। जहां पे जिसकी झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहीं का पट्टा उसको प्राप्त होगा। और बाकायदा ड्रोन से सर्वे करके खुली बैठक में वहां पर उसका रेखांकन करने के बाद फिर वह पट्टा उन्हें दिया जाता है। उसके नाम पे वह उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी हुआ है। 1 करोड़ अकेले यूपी ने किया है। और अब हमारी सरकार आई है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। महाकुंभ का यह प्रसाद तो सब तक पहुंचना चाहिए ना। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से पूरी तरह मुक्त हो। गरीबी, हर व्यक्ति को जीवन स्तर इतना उठाएंगे कि वह सम्मान के साथ अपने को कह सके कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का ही संकट खड़ा कर दिया था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नाम पर युवा घबराता था, अगर अब पहचान बताएगा तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। यह आपने पहचान दिलाई थी यूपी को। और आज आप जाइए, महाकुंभ के आयोजन और अयोध्या में रामलला की भव्य मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश वासी जहां कहीं जाएगा और जहां कहीं जा रहा है, सम्मान के साथ लोगों के चेहरे खुलते हैं, उत्तर प्रदेश से। यह है पहचान, यह है पहचान। आप पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग हैं। हमने उत्तर प्रदेश की पहचान उत्तर प्रदेश वासियों को दी है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी है। और यही पहचान, ये ऊर्जा, ये प्रतिभा जो उत्तर प्रदेश के पास है, उन गरीबों के पास है, उसको उसका अधिकार दिलाने का काम सरकार करेगी। और सरकार ने इस योजना में सर्वे का काम पहले चरण का पूरा कर लिया है। और मुझे बताते हुए अध्यक्ष जी, पिछले 7.25 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है। और अब तक देश के अंदर लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, 13.5 लाख ऐसे परिवार हमने चिन्हित किए हैं। 13.5 लाख यानी 13,57,000 पहले चरण में हमने चिन्हित किए हैं। 13,57,000 का मतलब अगर एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक बड़ी संख्या होगी, जो संख्या अगले 2 वर्ष के अंदर तो हम इन सब के जीवन स्तर को इतना बढ़ाएंगे कि हर परिवार 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने की सामर्थ्य अर्जित कर सके। जिसके पास मकान नहीं, मकान मिलेगा। जिसके पास किसी भी योजना के अंतर्गत पेंशन की स्कीम नहीं, पेंशन की स्कीम से वह पात्रता की श्रेणी में आता, उससे जुड़ेगा। जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं, उनको जमीन का पट्टा मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड। अलग से सरकार ने इसके लिए बजट में व्यवस्था की और बजट में भी हम इस पे चर्चा करेंगे। हमने अलग से व्यवस्था की है, कन्वर्जन के माध्यम से भी सुविधा देंगे, लेकिन इन सबको, इन सभी सुविधाओं से संपन्न करने जा रहे हैं। आपको इसमें भी बुरा लगता है? आप लोग तो ये भी कहते हैं साहब, ये गरीबों को राशन बांटने की आवश्यकता क्या है?
यानी जैसे केवल आपका ही अधिकार है, यानी समाजवादियों का ही अधिकार है कि समाजवादी पेंशन भी ये पाए और समाजवादी राशन भी ये पाए। यानी अब समाजवादी के नाम पे राशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे पेंशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे बस भी हो गया। गरीब का अधिकार नहीं। हमने समाजवादी नहीं, हमने देश प्रदेश के गरीब को उसका अधिकार दिलाने का काम किया है और इस सरकार उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अटल आवासीय विद्यालय इसके उदाहरण है। आपको अगर देखना है शिक्षा का मॉडल कैसे होगा भविष्य में, वह अटल आवासीय विद्यालय होगा। एक गरीब का बच्चा भी, एक श्रमिक का बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए उत्तम शिक्षा के विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र में अपनी शिक्षा अर्जित कर सकता है। यह बनाने का काम हम लोग उनके माध्यम से करने जा रहे हैं। उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ उन्हें जोड़ने या अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम उनको जोड़ेंगे। उनको उन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम करेंगे जो सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। उसके अनुसार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस पर सरकार कार्य कर रही है और महामहिम राज्यपाल जी ने उसी बात का उल्लेख अपने अभिभाषण में भी किया है। महोदय, सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सरकार की कार्यपद्धति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, पारदर्शी व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस रिफॉर्म, इन जैसे मुद्दों पर जो सतत मॉनिटरिंग के जो कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कोई संदेह नहीं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा करता है। और पांडे जी, मैं तो कहूंगा कि कभी तीर्थयात्री बनकर के देश के अंदर घूम करके आइए और उत्तर प्रदेश के नाम पे जाइए, सम्मान भी मिलेगा और लोग आपके सामने जरूर चर्चा करेंगे, साहब बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, हम लोग, मैं तो आता ही हूं, मैं आता हूं, आऊंगा भी आपको यहां, आप उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक मॉडल व्यवस्था बनी है। निवेश उसका उदाहरण है, महाकुंभ दूसरा उदाहरण है। कल आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में दिए गए भाषण को सुना होगा। उसमें उन्होंने दो बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में की, कि देश भर से जो भी श्रद्धालु और दुनिया से जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आया, उसने दो बातों की चर्चा की। और दो बातों की चर्चा उसने की, एक स्वच्छता की चर्चा की और उन्होंने उन सभी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मियों का, गंगा मित्रों का, सबका अभिनंदन किया है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पुलिस कर्मियों के व्यवहार और उनकी मेहनत की भी चर्चा की, उसकी सराहना की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी पुलिस के लिए। और सचमुच जो भी आया पुलिस के व्यवहार की चर्चा किया। एक आप हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी पुलिस का सर्वाधिक दुरुपयोग करते थे, और आज जब पुलिस कार्य कर रही है अपनी फॉर्म में आकर के गुंडों को ठिकाना लगा रही है और सज्जनों को संरक्षण देकर के सम्मान दिला रही है, तो आपको ये बुरा लगता है, आपको ये बुरा लगता है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। आप इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, आप इसको बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद तत्काल फोन आ जाता है, इसलिए आपने उससे कोताही बरती। चलिए, होशियारी दिखाने की आवश्यकता है, कोई बात नहीं। लेकिन 16 की तुलना में अगर मैं आपके सामने इसके बारे में बताऊंगा तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि डकैती की घटना में 84.41% की कमी आई है,
लूट में 77.43% की कमी आई है, हत्या में 41.01% की कमी आई है, बलवा की घटनाओं में 66.40% की कमी आई है, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 54.72% की कमी आई है, दहेज हत्या में 17.08% की कमी आई है, बलात्कार की घटनाओं में 26.15% की कमी आई है। मैं जानता हूं आप इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके पास फोन आ जाएगा कि भाई इतना ये आप, अरे पाणी जी मैं जानता हूं। देखिए आप बता देना, अलग से बता देना, कोई बात नहीं, लेकिन महिला संबंधी अपराधों में जो संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। इसने उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने का काम भी किया है। और महोदय, पुलिस रिफॉर्म की जब बात आती है तो 7 जनपदों में पहली बार, देखिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात आज से नहीं चल रही है, यह चल रही थी 1973-74 से। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, यह प्रस्ताव मेरे पास भी 2-3 बार आया, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, सोचने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि इसके लिए समय लगाना पड़ता है। जिनके पास समय नहीं है, 11 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक तैयार होना, फिर 5 बजे से मित्र मंडली के साथ अपनी मटर गश्ती के लिए निकल जाना, वे लोग क्या इसके बारे में समय निकालेंगे। लेकिन हमने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में, अन्य जनपदों में हमने एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी गठित की है। 3 महिला पीएससी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हमने स्थापित की है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य पीएससी बटालियन स्थापित करने की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है जो मेट्रो या एयरपोर्ट की सुरक्षा में योगदान दे सकें। इसकी 6 बाहिनियों का गठन हमने किया है। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज है यानी कमिश्नरी हैं, उनमें 18 परिक्षेत्रीय थानों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने किया है। 75 जनपदों में हम लोगों ने साइबर सेल क्रियाशील किए हैं। हर थाने में भी एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया है। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया, उसको संचालन भी हमने कर दिया है, उसका निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है, और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। हमने इसके साथ ही एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक अस्त्र प्रदान करते हुए अब तक 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों को और 171 रोंगियाओं को भी गिरफ्तार करके यूपी पुलिस ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 17 की तुलना में 24 में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यूपी 112 की जो रिस्पांस टाइम है यह 42 यानी 25 मिनट 42 सेकंड से घट करके अब 7 मिनट 24 सेकंड हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इनमें 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमने पुलिस के द्वारा भी और साथ साथ
नगर विकास के सहयोग से भी और जनता के सहयोग से भी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी अब तक स्थापित किए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जुलाई 23 से दिसंबर 24 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 को अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1,091 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक का कारावास, 3,867 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक और 5,788 अभियुक्तों को 5 से 9 वर्ष की सजा और 51,748 अभियुक्तों को 5 वर्ष तक की सजा से इनको दंडित भी करवाया गया है। और 19 नवंबर 19 से अब तक चिन्हित माफिया गैंग के विरुद्ध जो विचाराधीन कार्रवाई थी उसमें प्रभावी पैरवी करते 31 माफिया 74 सह अपराधियों को अलग अलग अभियोगों में आजीवन कारावास अर्थदंड से दंडित करने के साथ साथ 2 को मृत्युदंड की सजा करवाने का काम भी इस सरकार ने किया है। और पहली बार देश के अंदर 3 आपराधिक कानून को भी सफलतापूर्वक लागू करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने ये 3 आपराधिक कानून भारत की व्यवस्था के अनुरूप उन तीनों कानूनों को देश के अंदर लागू किया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जो मैं आपको बता रहा था कि महिलाओं के बारे में आप कह रहे थे क्या हुआ रोजगार के बारे में, पुलिस की भर्ती में ही 20% अनिवार्य हमने कर दिया और ये निरंतर भर्ती चल रही है। महिला वर्कफोर्स जो हमारे पास है 2018 की तुलना में आज 14.2% से बढ़कर के इनकी संख्या 35.1% हुई है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जो विभिन्न स्कीम है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22,11,000 बालिकाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। निराश्रित महिला पेंशन स्कीम के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार की पेंशन की जो स्कीम है, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में या 1,000 रुपये महीने यानी 12,000 रुपये सालाना देने की कार्रवाई जो सरकार के द्वारा की जा रही, 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को यह पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,22,000 जोड़ों का गरीब कन्याओं की शादी के कार्यक्रम भी अब तक संपन्न हुए हैं। और इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी जो सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार के स्तर पर भी नमो ड्रोन दीदी, महिला स्वयंसेवी सहायता समूहों को भी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कृषि रसायन के छिड़काव हेतु किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। तो ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा किए गए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए आपको इस बात की परेशानी थी कि क्यों ये सब हुआ है, और एक सूची आपको हम सूची भी दिला देंगे और मैं चाहूंगा कि कुछ यूनिट में आप स्वयं भी विजिट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। लेकिन इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़े थे। इसके लिए सरकार ने अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बनाई, पिक एंड चूज नहीं होगा। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है सरकार ने। सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लगभग 500 प्रकार की एनओसीज एक पोर्टल में लोगों को प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था कराई। कोई एमओयू करे, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो, इसके लिए निवेश सारथी बनाया गया।